मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकाने पर सीबीआई का छापा, बैंक फ्रॉड केस में एफआईआर दर्ज। दोस्तों, आज जो खबर आई है उसने पूरे देश को हिला दिया है। मुंबई के सबसे आलीशान बंगले के बाहर अचानक ईडी की दर्जनों गाड़ियां पहुंची। ब्लैक सूट में अधिकारी कैमरों से बचते हुए अंदर दाखिल हुए। कहा जा रहा है कि यह छापा भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अंदर क्या मिला, सुनकर यकीन नहीं होगा। 120 अरब रुपए की नकदी, विदेशी मुद्रा और कुछ ऐसे दस्तावेज जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों से जुड़ी रहस्यमयी कड़ियों की ओर इशारा करते हैं। पर असली सवाल ये है, क्या सच में ये सब अंबानी के घर से मिला या फिर किसी ने रचा है एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गेम? क्या ये सच्चाई है या किसी ताकतवर लॉबी की चाल? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो बातें जो शायद टीवी चैनल्स भी खुलकर नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि जब पैसा, ताकत और राजनीति टकराते हैं तो सच्चाई अक्सर सबसे महंगा सौदा बन जाती है। यह कहानी शुरू होती है एक धमाकेदार वित्तीय खुलासे से, जब सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। शुरुआत में लगा यह भी किसी आम कॉरपोरेट विवाद की तरह होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत ऐसे रहस्य सामने आए जिन्होंने पूरे बिजनेस जगत को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से 2019 के बीच रिलायंस अंबानी ग्रुप की कई कंपनियों ने यस बैंक से लगभग 3000 करोड़ का ऋण लिया था। कागजों में यह रकम बिजनेस डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बताई गई थी, लेकिन ईडी और सीबीआई की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ कि यह धन कथित तौर पर गलत खातों में डाइवर्ट किया गया, यानी पैसा जहां इस्तेमाल होना चाहिए था वहां नहीं हुआ। और अब यह मामला सिर्फ कर्ज धोखाधड़ी का नहीं, बल्कि एक बड़ी मनी ट्रेल और कॉरपोरेट मैनिपुलेशन की कहानी बन चुका था। धीरे धीरे इस जांच ने इतना तूल पकड़ा कि देश की सबसे ताकतवर एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं, क्योंकि सवाल अब सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि उस भरोसे का था जिस पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली टिकी हुई है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले की गहराई और भी डरावनी होती गई। जांच एजेंसियों ने पाया कि इस पूरे खेल में बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने, नकली दस्तावेज तैयार करने और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक ऋण स्वीकृति के दौरान बैंक की नीतियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। कई जगह तो बिना जांच पड़ताल के ही करोड़ों रुपए की मंजूरी दे दी गई। कागजों पर सब कुछ सही दिखाया गया, लेकिन हकीकत में यह एक योजनाबद्ध आर्थिक जाल था। और फिर आया 24 जुलाई 2025, वो दिन जिसने पूरे कारोबारी जगत में भूकंप ला दिया। सुबह सुबह ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस बड़े ऑपरेशन में करीब 50 कंपनियां और 25 से अधिक प्रमुख लोग निशाने पर थे, जिनमें ग्रुप के शीर्ष अधिकारी और वित्तीय सलाहकार भी शामिल थे। छापों के दौरान बरामद हुए गोपनीय दस्तावेज, डिजिटल डेटा और लेन देन के रिकॉर्ड ने इस पूरे घोटाले की छिपी परतें उजागर कर दी। जुलाई 2024 का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों की दोबारा फॉरेंसिक जांच की जाए, भारत की कॉरपोरेट दुनिया के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। शुरुआत में इसे महज एक औपचारिक कार्रवाई माना गया, लेकिन आने वाले महीनों में घटनाओं ने तूफान का रूप ले लिया। जून 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम के खातों को आधिकारिक रूप से फ्रॉड घोषित किया और पूरी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दी। साथ ही बैंक ने सीबीआई को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और यहीं से शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने अंबानी परिवार की नींदें उड़ा दी। सीबीआई ने शिकायत मिलते ही फौरन एफआईआर दर्ज की और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। रिलायंस कम्युनिकेशंस के कई ऑफिसों में एक साथ छापे पड़े, सर्वर सील किए गए और हर दस्तावेज की बारीकी से जांच शुरू हुई। जैसे जैसे फाइलें खुलीं, वैसे वैसे कई पुराने लेन देन और विदेशी खातों के लिंक सामने आने लगे। और फिर आई 5 अगस्त 2025 की तारीख, जब प्रवर्तन निदेशालय ने सीधे अनिल अंबानी को तलब कर लिया। समन में साफ लिखा था, आपको एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और सभी वित्तीय लेन देन से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। उधर
अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने तुरंत बयान जारी किया कि उनका इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ गलतफहमी पर आधारित है। लेकिन बाजार में सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या यह सिर्फ एक कॉरपोरेट गलती थी या फिर किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। ईडी की टीम जब पहुंची अंबानी हाउस, तब जो मिला वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। अब हालात ऐसे हैं कि अनिल अंबानी न केवल एक दो बैंकों बल्कि कई बड़े बैंकों के कर्जदार हैं, खासकर एसबीआई का सालों पुराना पैसा, जिसे न उनकी कंपनियों ने लौटाया और न ही उन्होंने, बल्कि एजेंसियों और रिपोर्ट्स का दावा है कि यह पैसा गलत कामों में इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ बैंकिंग फ्रॉड नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक अपराध की शक्ल ले चुका है। इसी सिलसिले में 23 अगस्त को सुबह 7 बजे सीबीआई की टीम ने कफ परेड इलाके में स्थित उनके घर सी विंड पर रेड डाली। जांच एजेंसी के मुताबिक अनिल अंबानी और आरकॉम पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे आरोप लगाए गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बयान जारी किया। उनका कहना था कि एसबीआई की यह शिकायत 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से जुड़ी है। उस वक्त अनिल अंबानी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और रोजमर्रा के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यानी इस बयान के जरिए साफ तौर पर अनिल अंबानी को बचाने की कोशिश की गई। प्रवक्ता ने आगे यह भी कहा कि अंबानी सभी आरोपों और अभियोगों को सिरे से नकारते हैं और अपना बचाव जरूर करेंगे, लेकिन असली सच्चाई अब सामने आने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि छापेमारी का यह सिलसिला सिर्फ बिजनेसमैन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह इंजीनियरों और नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां तक कि कांग्रेस का एक नेता भी बुरी तरह ईडी की गिरफ्त में आ चुका है। उनका नाम है केसी वीरेंद्र, जो कर्नाटक से कांग्रेस विधायक हैं। ईडी ने केसी वीरेंद्र के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन अवैध सट्टेबाजी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जांच में खुलासा हुआ कि उन्होंने काले धन को सफेद बनाने के लिए कई फर्जी कंपनियां खड़ी की। ईडी की रिपोर्ट बताती है कि वे लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाकर बाद में उन भुगतानों को साइबर फ्रॉड से आए पैसों से एडजस्ट करते थे। अधिकतर लेन देन बेनामी कंपनियों और लोगों के नाम पर होता था और इस काले धन का इस्तेमाल वे अपनी आलीशान जीवन शैली के लिए करते थे। यही नहीं, उनके श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया जैसे देशों में भी कैसीनो चल रहे थे, जो सीधे उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थे। प्रॉफिट शेयरिंग से जुड़ी अहम फाइलें ईडी के हाथ लगी हैं, जिनकी जांच जारी है। इन खुलासों ने न केवल वीरेंद्र की असलियत उजागर की, बल्कि कांग्रेस पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उनका संबंध इसी पार्टी से बताया जाता है। इसी बीच बिहार में भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत इंजीनियर विनोद राय के पास से छापेमारी में 40 लाख रुपए नकद मिले, जबकि 20 लाख रुपए जलाए गए थे। सूचना यह भी मिली थी कि वे भारी नकदी सीतामढ़ी से पटना ले जा रहे थे। ये घटनाएं सत्ता से लेकर सट्टे तक फैले काले खेल की असली तस्वीर पेश करती हैं। रात करीब 11 बजे की बात है। जैसे ही ईओयू को सूचना मिली, टीम अलर्ट हो गई और बिना देर किए विनोद राय के घर पर छापा मारने पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उन्हें पहला झटका लगा। काफी रकम पहले ही कहीं और भेजी जा चुकी थी। घर के भीतर जाने की कोशिश हुई तो दरवाजे पर विनोद की पत्नी दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने बहाना बनाया, मैं घर पर अकेली हूँ, अभी मत आइए। चूंकि अंधेरी रात थी और माहौल तनावपूर्ण, टीम ने धैर्य दिखाते हुए घर के बाहर इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन तभी आधी रात को हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। वह गंध साधारण नहीं थी, कागज और नोट जलने की तेज बदबू थी। अधिकारियों को एक पल में समझ आ गया कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। सबूत मिटाए जा रहे थे। सुबह होते ही जब टीम घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने जो नजारा था उसने सबको हैरान कर दिया। हर कमरे, हर कोने में अधझली नकदी बिखरी पड़ी थी। यहाँ तक कि बाथरूम में भी अधझले नोट तैर रहे थे। तुरंत नगर निगम और एफएसएल टीम को बुलाया गया और फॉरेंसिक जांच शुरू हुई। प्रारंभिक जांच से यह साफ हो गया कि सबूत मिटाने का यह खेल विनोद राय और उसकी पत्नी ने ही रचा था। उन्होंने कुछ नकदी जलाई, कुछ छिपाई और बाकी का हिसाब गड़बड़ाने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। घर से ही भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ,
100 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले। कई बैंक खातों का खुलासा हुआ। जमीन जायदाद की रजिस्ट्री, सोने चांदी के आभूषण, बीमा पॉलिसियां और निवेश से जुड़े कागज भी जब्त किए गए। यह सब देखकर टीम को यकीन हो गया, मामला सिर्फ गड़बड़ी का नहीं बल्कि एक बड़े वित्तीय साम्राज्य के खुलासे की शुरुआत है। दोस्तों, ध्यान रखें, इस वीडियो में बताई गई बातें अभी जांच के अधीन हैं। जिन घटनाओं या व्यक्तियों का जिक्र हुआ है वे मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है, इसलिए इसे सूचना और चर्चा के रूप में ही देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।